पर्ल जैसे मुकाम पे जा सकती है, तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति यहाँ पे बड़ा काम कर सकता है। कैसे बहन ने अपने सफर की शुरुआत की है और कैसे वो स्टार पर्ल तक पहुंची है, सुनिए उनकी जुबानी, उन्हीं की कहानी। हर एक कहानी में कुछ ना कुछ छुपा होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कहानियां हमें प्रेरित करती है, वहां आगे बढ़ने के रास्ते खोलती है। हम अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करते हैं, कहानियों से हमें पता चलता है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो अपना अनुभव शेयर करेगी संतोषी रतुड़ी बहन आप सबके सामने यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट करें, कॉल करें, मैसेज करें, क्योंकि क्या पता आपकी टीम में भी कई संतोषी रतोड़ी बन जाए। एक बार क्या पता किसकी कहानी संतोषी बहन से मैच हो जाए और उसे भी लगे कि हाँ मैं भी सिस्टम से लाखों की इनकम कमा सकती हूँ ना। आज संतोषी बहन अपनी बेटी के साथ घर में रहकर अच्छी खासी इनकम ले रही है। आज उनका लाइफ स्टाइल बदल गया है। आज उनका बोलने का, उनका रहने का, उनका हर एक स्टाइल बदल चुका है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। इस आरसीएम बिजनेस में आके इंसान अंदर से लेकर बाहर तक बदल जाता है। तो आज सुनिए संतोषी बहन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, जितने भी को होस्ट साथी है हमारे साथ, तो उनके वेलकम के साथ संतोषी बहन को इनवाइट करती हूँ। टाइगर टीम की शेरनी संतोषी रतोड़ी बहन, मोस्ट वेलकम बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपना अनुभव साझा करें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। और दीदी को ही इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और सौभाग्यशाली समझूंगी कि आज मुझे भी यहाँ पे अपनी कहानी रखने का मौका मिला है। वैसे तो कहानी कई बार आई है, तो कहानी तो अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, पर जब ऑफलाइन में कहा है तो कहानी है, तो कहानी जो भी यहाँ पे अपना अनुभव मिला है, क्योंकि हमेशा भैया और दीदी हमेशा कहते हैं अनुभव और अनुमान में अंतर होता है। तो इस सिस्टम में लॉकडाउन से जहां तक का यहाँ तक का सफर मिला है, तो जरूर उस सफर को शेयर करूंगी। तो थैंक यू दीदी, बार बार प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और अपना नाम परिचय दूंगी। नाम संतोषी रतूड़ी, और उत्तरकाशी से ही बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में हूँ और अपने गुरु के सानिध्य में सीख रही हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी हैं। और सौभाग्यशाली समझूंगी अपने आप को, क्योंकि मेरी जो प्रपोजर में है दीदी है, और जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया दीदी है। तो प्रणाम करती हूँ दीदी को इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने हमें अंधकार से उजाले की ओर ले गए हैं। तो बार बार प्रणाम। और उसके बाद हमारे बीच में कहते हैं, कभी हम रास्ता तो चलते हैं पर रास्ते में हम भटक जाते हैं। सही मंजिल दिलाने वाले बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। मेरी अपलाइन में मैठानी भाई जी हैं, भाई जी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और स्वागत करती हूँ सभी टाइगरों का इस मंच के माध्यम से, जितने साथी हमारे साथ बने हैं, तो सभी का स्वागत है। और यहाँ पे शुरुआत करती हूँ अपनी इस आरसीएम की कहानी को, क्योंकि पहले कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई इनकम नहीं था, ना कोई पहचान थी, ना कोई कुछ, मतलब अपना एक जीने का कोई साधन नहीं था। बस घर तक ही शुरुआत थी कि घर में खाना पकाना है और रहना है, घर तक ही सीमित था। तो खूबसूरत सिस्टम मेरी जिंदगी में कैसे आया है, क्योंकि 2018 में हम देहरादून में आए थे। और 18 के बाद जब देहरादून में मकान बनाया, उसके बाद यहाँ पे रहना शुरू हो गया था। तो उसके बाद बिटिया उस समय छोटी थी। आज हम मेरी दो बिटिया है। अभी एक 1 साल की भी नहीं हुई है, और बड़ी वाली बिटिया मेरी 12 साल की है। और हस्बैंड है, सासू जी हैं, कभी मेरे साथ रहते हैं, कभी घर में रहते हैं। तो सौभाग्यशाली है कि एक अच्छी फैमिली मिली है और अच्छे हस्बैंड मिले हैं। क्योंकि जब शुरुआत में सिस्टम आया है, तो किस प्रकार से मेरी जिंदगी में सिस्टम मिला है, तो यहाँ पे अपनी बिटिया के लिए एक ट्यूशन ढूंढ रही थी। क्योंकि जब बिटिया को यहाँ पे लाए, क्योंकि पढ़ाई तो हमने इंटर करी थी, पर हमें उतना मतलब पढ़ना लिखना उतना, इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लिश में वीक रहे हैं पहले से ही। क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो क्लास में जाते भी थे तो पीछे बैठ जाते थे, क्योंकि कभी फ्रंट आने का मौका ही नहीं मिलता था। मौका मिलता भी था तो नहीं बैठते थे, पीछे जाते थे, पीछे बातें करते थे। तो इस सिस्टम ने बहुत बड़ी पहचान बनाई। तो जब बिटिया का स्कूल यहाँ पे रखा, तो इंग्लिश मीडियम में रखा, तो इंग्लिश नहीं आती थी, तो अपनी बिटिया के लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढती थी। तो एक फ्रेंड थी यहाँ पे, तो फ्रेंड भी उत्तरकाशी की ही थी, तो उससे एक फ्रेंड बन गई थी।
तो उससे बात की कि यार मुझे एक टीचर चाहिए थी, अपनी ट्यूशन अपनी बिटिया को भेजना है, दूर भी नहीं भेज सकती थी क्योंकि उस समय गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। तो ऐसे नजदीक चाहिए कि जहां पर मैं उससे छोड़ पाऊं, और क्योंकि वहां पे शुरुआत में यहाँ पे उतनी जानकारी भी नहीं रहती थी, क्योंकि नए नए लोग थे और 2020 की बात थी ये। तो वहाँ उसने कहा कि यहाँ पे एक आर्मी से रिटायर भाई, आर्मी में भाई जी हैं, और यहाँ पे दीदी और रहते हैं। दीदी का नाम बताया कि सुषमा बिष्ट उनका नाम है, और अपनी बिटिया को उसके पास भेज सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो पहले आप मुझे मुलाकात करवा दो, फिर दीदी से बात करते हैं। तो दीदी उस समय खेत में थी, और दीदी का एक जहाँ पे आज दीदी का अपना एक सपना बन रखा, अपना मकान बन रखा, उस समय दीदी वहां पे एक खेत करती थी। तो खेत में दीदी अपनी वहां पे धनिया दुनिया जो भी डाला है उसकी गुड़ाई करी थी, तो बात की उसने। तो दीदी ने कहा कि ठीक है कल से भेज देना। अपनी बिटिया को ट्यूशन भेजा। ट्यूशन भेजने के बाद काफी समय बाद फिर एक ऐसा माहौल बना कि हर किसी के जिंदगी में छा गया। क्योंकि एक ऐसा माहौल आया कि लॉकडाउन में हर किसी को पता है 20 मार्च 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लगा। तो उसके बाद लॉकडाउन लगा तो बिटिया को ट्यूशन भेज भी रहे थे, तो कुछ समय तक दीदी ने पढ़ाया भी। बाद में लोगों ने मना किया घर में आने जाने का, जब सख्त पाबंदी बनी तो दीदी ने भी मना किया कि ट्यूशन अब नहीं भेजना है। तो उसके बाद उस समय ट्यूशन थी, उसके बाद मना हुआ। तो उसके बाद जब दीदी ने बातचीत हुई, एडमिशन वहां पे दीदी के पास चली गई, तो दीदी का जो पढ़ाने का तरीका था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कई बहाने करके दीदी से मुलाकात करने दीदी के खेत से गुजरते थे। अगर दूध लेने भी जाने था तो घूम के जाना था कि थोड़ी उन मतलब उस समय दीदी से मुलाकात नहीं थी, पर दीदी का जो फेस था ना वो बहुत ही इतना चमक फेस था। उस फेस से मुझे एक ऐसी आकर्षित मिला ना, जब भी दीदी को मिलने का मन कर रहा था तो उसी रास्ते से घूम के जाना था। उसका जो मेरी दोस्त थी उसका घर का भी दो रास्ता था, और दीदी के घर से उसी के घर जाना था। तो कभी दीदी को हेलो हाय करके, कभी दीदी की घंटी बजा के चले जाते थे। तो उस समय ऐसी दिनचर्या चलता रहा। तो एक दिन दीदी ने कहा, मुझे भी नहीं कहा, जो मेरी फ्रेंड था उस फ्रेंड थी उसको कहा कि यार मेरे घर पे कोई आ रहे हैं, कुछ जानकारी देनी, आओगे? तो उसने मुझे कॉल किया, यार सुषमा बिष्ट ने आपको बुलाया, चलोगे? तो मैं दीदी से मिलने का तो मेरा मन ही था, मैंने कहा क्यों नहीं चलूंगी, चलूंगी, चलो तो सही, कहाँ पे है? तो दीदी मेरे दो मकान के तीसरे मकान पे दीदी उस समय रहते थे। तो वहां से चले गए, और वहां पे आदरणीय पवन सर थे, सर को भी प्रणाम करूंगी, और मैठानी भाई जी थे। तो नाम तो नहीं जानते थे, और उन्होंने जानकारी दी उस समय कि आरसीएम के बारे में। तो आरसीएम का नाम भी नहीं पता रहता था। जब मैंने इस बार फोन लिया ना, तो आरसीएम की जो आरसीएम की आरसीएम ना वो अब निकला फोन पे, क्योंकि नाम आता नहीं। अब मैंने सोचा कि उन्होंने तो बता दिया, घर में क्या बताऊं कि मैं कहाँ गई थी और किस कारण से गई। तो फोन पे नोट किया कि आरसीएम, तो वहां पे बताया, और वहां पे सिर्फ एक समझ में आया कि तेल है। तो दीदी ने कहा कि ज्वाइनिंग लगा दो अपनी तेल से। तो मैंने कहा दीदी तेल से ज्वाइनिंग क्या, मेरे पास तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड पंडित लाइन में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी ने कहा तो एक बार लगा तो सही, क्योंकि मुझे उस समय गैस की दिक्कत भी होती थी, क्योंकि जो हमारे जो एसिडिटी बनती थी तो वो बाहर की साइड दिक्कत कर लेती थी। तो दीदी को भी पता लग गया था, दीदी ने कहा एक बार यूज तो कर लो। तो दीदी ने कहा मेरे पास सर ने कहा कि यहाँ से ले जाओ। दीदी ने कहा ले जाना नहीं है, ज्वाइनिंग लगानी है, 1,000 रुपए ज्यादा थोड़ी। मैंने बोला, दीदी 1,000 रुपए भी ज्यादा है, क्योंकि जब अपनी अपनी जब इनकम नहीं होती ना, अपना जब कोई कीमत नहीं रहती तो कुछ नहीं इंसान मतलब एक कुछ नहीं के समान होता है। तो दीदी मैंने कहा दीदी एक बार घर में पूछ के देखूंगी। दीदी ने पूछना पड़ेगा, मैंने कहा फिर भी एक बार देखूंगी, फिर भी। फिर उसके बाद पूछा तो नहीं, अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछा, ज्वाइनिंग लगा दी दीदी के साथ। दूसरे दिन ज्वाइनिंग लगाने गए, मैं एक दूसरी फ्रेंड थी, दोनों एक साथ गए। दोनों तो एक साथ गए, पर किस्मत इतनी अच्छी निकली, मैंने दीदी को 5 मिनट पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मैंने कहा दीदी जब खरीदारी कर दी तो आप ज्वाइनिंग लगा दो। और दो दूसरी फ्रेंड थी उसने शायद शाम को दिए होंगे। तो दीदी को ज्वाइनिंग लगा दी, दीदी ने ज्वाइनिंग लगा दी। उसके बाद खरीदारी करते रहे। खरीदारी करने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन के बाद मैंने दीदी को कहा दीदी मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर पे सब कुछ है, क्योंकि पहले के जितना भी कमाया हुआ था घर पे था, राशन पानी नमक तेल सब कुछ आता था। और दीदी को कहती थी कि आपको भी चाहिए, हल्दी मिर्च आपको चाहे तो आप मुझे बताना ना, क्योंकि आप कैंटीन वाले हैं, आपको चाहे तो मुझे बताना, मैं आपको दे दूंगी। पर मुझे आरसीएम ऐसा मत बोलो कि आप राशन बाहर से लेना, मैं नहीं लूंगी बाहर से। तो उस समय दीदी ने कहा कोई बात नहीं, चल बता तुझे क्या चाहिए। तो उस समय सिर्फ एक तेल लेके आती थी। खरीदारी कितने की होती थी? 200 की। जैसे बहुत सारे साथी अभी भी बैठे होंगे,
जो 200 की खरीदारी करते हैं। 200 की, कभी 250 की, कभी खरीदारी नहीं करती तो दीदी चढ़ा देती थी कि आईडीजीबी तो रहे। तो कुछ समय ऐसी सिलसिला चलता रहा। तो दीदी ने एक दिन कहा कि यहाँ पे जब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन के बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकले, उस समय एक मीटिंग चलती थी हमारी 2:30 बजे की, आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भाई जी चलाते थे। उस समय हम लोग सभी बैठते थे, जितने भी यहाँ पे अभी सीनियर बने उस समय वही लोग थे। तो ज्यादा ज्यादा 20-25 लोग बैठते थे, ज्यादा भी नहीं, कभी तो 10 होते थे, कभी 15 होते थे, कभी 20 होते थे। जैसे कॉलिंग करते थे तो बैठते थे, भैया आते थे, समझाते थे। नींद भी इतनी आती थी, 2:30 से 4 बजे की बात है। नींद भी आती थी क्योंकि शुरुआत में भविष्य कुछ पता नहीं था कि भविष्य में होना क्या है। तो दीदी फोन करके बोलती थी, उठ जाना, बैठ जा तो सही, सुन तो सही, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो दीदी के बोलने से बैठ जाते थे कि हाँ भाई, जब बोली दिया तो बैठना तो पड़ेगा। तो बैठने की एक आदत बन गई थी, बाद बाद में तो आदत बन गई थी कि 2:30 बजे भाई खाना खाना है, मीटिंग में बैठना है 4 बजे के बाद। 4 बजे तक तो बैठते थे, भैया बोलते थे, काफी समझाते थे। और उस 2:30 बजे ने अपनी जिंदगी चेंज की है। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं ना कि मीटिंग में क्या मिलता है। मीटिंग से बहुत कुछ मिलता है, जीने का एक साधन मिलता है। तो 2:30 बजे बैठते थे। और भैया बोलते थे, दीदी भी। तो भैया की बातें से भी काफी असर पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एजुकेशन की बातें होती थी, क्योंकि हमें एजुकेशन कहीं पढ़ाई नहीं थी। क्योंकि इंटर किया है, इंटर के बाद ससुराल गई है, बीए भी कर रहा है, एमए भी किया है। पर बीए एमए इंटर ऐसा है कि जैसे पानी के समान है, जैसे पानी बहता है उसी प्रकार से। क्योंकि उसने कोई पहचान नहीं दिलाई, ना पहचान थी। सिर्फ एक ऐसा था कि हमने राशन खाना है, और बस। इंग्लिश भी नहीं आती थी तो क्या पहचान थी, कुछ भी पहचान नहीं थी। और फोन पे भी जितने भी अगर इंग्लिश में वर्ड आते थे ना, वो भी नहीं आते थे। मेरे साथ मेरी छोटी बहन रहती थी, उसको पूछती थी कि बहन इसको बताना, इसका आंसर क्या है। क्योंकि कभी उस माहौल में नहीं रहे। और यहाँ पर आकर एक जिंदगी बनी। उसके बाद चलते गए तो कुछ समय बाद जब थोड़ी लॉकडाउन हल्का हुआ तो उस समय एक सेमिनार यहाँ पे था। तो दीदी ने कहा कि एक सेमिनार है, चलोगी? मैंने बोला हाँ दीदी चलूंगी, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दीदी ने स्कूटी चलाई, मैं दीदी के पीछे बैठ गई। उस समय की फोटो मेरे पास अभी भी है, उस सेमिनार के अंदर की, क्योंकि उस समय सर्दी का माहौल था। तो गए वहां पे हमें भैया मिले। दीदी ने भैया के बारे में पहले ही बता दिया था कि भैया हैं, इनके सानिध्य में काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन है। भैया मिले और भैया से बातें हुई। भैया से बातें होने के बाद दीदी से सवाल नहीं, भैया से एक ही सवाल रहा, भैया काम करूंगी, पर यहाँ मेरी कोई जान पहचानी, मुझे उत्तरकाशी अपना सिस्टम ले जाना है। क्योंकि एक ही रहा ना दिमाग में, यहाँ कोई नहीं है तो उत्तरकाशी ले जाऊंगी, उत्तरकाशी कुछ नहीं होगा तो 2-4 लोग तो मिलेंगे। भैया ने कहा कि बहन पहले समझ तो सही, समझेगी तो उत्तरकाशी भी। कोई भी साथी स्क्रीन शेयर ना करे। भैया ने कहा कि समझ तो सही। तो भैया ने बात हुई, वहां पे शाम को घर आए, वहां पे एक लेडीज प्लान दे रही थी। तो हर महिला की होती है कि खूबसूरत पे ही इंसान जाता है। एक ही खूबसूरत था कि वो, उसके बाल लंबे थे, वो गोरी थी। प्लान समझ में कुछ नहीं आया, वो 0-0 आगे लिख रहे थे। बस वो 0-0 भी नहीं आए। दीदी को पूछा, दीदी ने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे ना, समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आए तो सही। और भैया से बातें हुई, घर आए। उसके बाद कुछ समय बाद 5-6 महीने बाद घर जाने का प्लान बना। घर गए। और घर जाने के बाद, मतलब कोरोना की ही बीच की बात है, उस हल्का फुल्का उस समय था। तो घर गए तो वहां पे लोगों से बात की। सबसे पहले अपनी ही जेडी से बात की, क्योंकि घर में प्यार प्रेम बहुत ही अच्छा था, और अभी तक भी है। तो जेजी से बात की तो घर में जो बातें कहते थे कभी मना नहीं करते थे। तो जेजी ने कहा कि अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, हम मानते हैं। पर जाना कहाँ? कि चिन्याली सोच। बोल चिन्याली सोच क्या करना है? बोल राशन लेनी है। बोल किसकी? बोल आरसीएम की। बोल अपने पास क्यों नहीं लेके आए? और मैं, उस समय हम स्कूटी पे घर में गए। मेरी बड़ी बेटियां थी और मैं और इसके पापा। स्कूटी, मैंने बोला स्कूटी पे हम खुद तो आते थे कि सामान तो लाना था, आप चलो मेरे साथ, चिन्याली स्टोर जाते हैं, वहां से चाय पत्ती लेके आते हैं। चाय पत्ती और जो चीज आपको चाहिए वो लेके आते हैं। तो काफी समय बाद जय जी तैयार तो हुए उस समय। और जैसे तैयारी हुई उस वैसी भैया की कॉल आई कि बधाई हो। तो भैया की एक बात अच्छी लगती, भैया ने बोला लाटी बधाई हो, और तुम्हारे यहाँ ना एक दुकान खुलने वाली है। तो खुशी इतनी हुई कि मतलब जिस सपने लेके मैं घर से निकली वही सपना यहाँ पे मिल रहा है। तो भैया ने कहा कि दुकान खुलने वाली है, जितने लोगों से बात करिए ना वहां पे ले जाना, पिकअप सेंटर पे ले जाना। मैंने कहा ठीक है भैया। तो भैया ने कहा कि 2 हफ्ते बाद खुलेगी, इंतजार करो, तब तक अपना माहौल बना दो। तो जैसे 2 हफ्ते बाद पिकअप सेंटर खुला।
तो उस पिकअप सेंटर पे जो पहले कदम पड़े ना, टाइगर टीम के पड़े। पहले में मैंने 7-8 लोगों को एक साथ वहां पर ले गए। उन्होंने अपनी खरीदारी की, जैसे खरीदारी की उसी समय मैं बिगनर बन गई। क्योंकि यहाँ से दीदी की हेल्प मिल रही थी, वहां से कुछ ज्वाइनिंग वहां से आ गई, उस समय बिगनर बन गई। बिगनर बनी तो खुशी इतनी हुई कि मतलब जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि पता नहीं था ना कि सिस्टम क्या है, वो तो एक जोश था कि हाँ भाई बिगनर बनना है। और दीदी ने जो बताई ज्वाइनिंग लानी, ज्वाइनिंग लाई। जेठ जी को बताया, जेठ जी ने फिर अपने आस पड़ोस बताए, तो काफी ज्वाइनिंग उस समय वहां से हुई। तो उस समय घर रहे, फिर घर के बाद नीचे आ गए। उसके बाद बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। और एक समय ऐसा आया कि बिजनेस बहुत उतराव चढ़ाव चला। तो ऑफलाइन का फोन आता था कि बहन, एक जगह पे रहोगे ना, कीड़े पड़ेंगे। एक बोल कहा कि अगर इकट्ठा पानी है ना, उस पे बदबू आती है। तो मुझे बोल मैं मतलब उस समय उन ऑफलाइन से उतनी बातें भी नहीं होती थी। गुस्सा तो आया, मैंने फोन उनसे हाँ 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 मतलब हाँ ना का जवाब हाँ हाँ किया, और दीदी को कॉल की कि दीदी मुझे उस व्यक्ति की कॉल आई और कहा, अपलाइन ने कहा है कोई बात नहीं, सुनने का प्रयास करो। और अगर बुरा लगा है तो काम करने का प्रयास कर। अगर काम करेगी ना, तभी तो आगे बढ़ेगी। तो दीदी ने कहा, तो मतलब उस चीज को अपने अंदर लिया कि ठीक है, मतलब दीदी कह रही तो ठीक है करूंगी। तो काम करने का प्रयास किया। और कई बार क्या हुआ कि दुकान से भी ना लोग भाग जाते थे, तब भी गुस्सा आता था। दुकान पे 3-4 बार ऐसे ऐसे व्यक्ति को ले गई, दुकान पे ले जाना था, वो बिल भी और सामान का। तो कई बार मतलब ऐसे उतराव चढ़ाव चलता गया, गुस्सा भी आता था कि भगवान, ये कितने लोग ऐसे लोग लाए हैं जो भाग रही है, सिस्टम है कि क्या है? मतलब कैसी जगह अब मैं काम करने लग गई। तो जब पैसे आए बिगिनर के, तो उस समय 800 रुपए आए थे, तो उस 800 ने मोटिवेशन किया। पहली इनकम तो 68 रुपए आई थी, वो खाते पे नहीं आई थी। उसके बाद 200 रुपए खाते पे आई थी। तो दीदी ने अपना जैसे कि हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वैसे व्हाट्सएप लगाए कि बधाई हो। मैंने कहा, दीदी किस चीज की बधाई है? मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया था। मैंने कंप्यूटर भी सीखा 1 साल, तो वहां भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। और सिलाई भी मैंने की 1 साल, वहां भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि सिलाई करती थी, अपने ही कपड़े सिलती थी। दूसरे के कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि पैसों पैसों की कमी नहीं थी, हस्बैंड कमाते थे। तो अपने ही कपड़े सिलते थे, अपने ही कपड़े अपने ही लिए सिलना था, बस यही जिंदगी थी। पर जब कोरोना था ना, कोरोना ने मतलब कि को दूसरा काम करना चाहे, इसीलिए आरसिम सिस्टम को अपनाया। और तब उसके बाद दीदी से बात होने के बाद जब बिगनर के 800 रुपए, वहां से मोटिवेशन हुआ। फिर वो चलती गई। बिगनर भी आया, उतराव चढ़ाव चलते गई चलते गई। कई बार स्टार्टर पे रही, कई बार ओपनर पे रही। ओपनर पे तो मैं बहुत, ओपनर की जो इनकम आती थी मुझे बहुत मिली है, मैं बहुत वहां रही। उसके बाद चलती गई, तो दीदी और भैया जैसे बताते थे वैसे ही करते जाते थे। फिर बिगिनर स्टार आया, और भैया हमेशा कहते थे कि बहन, रॉयल्टी जाना है? तो भैया से कहते, भैया रॉयल्टी जो जाना है क्यों नहीं, आपने जब बोला है। तो पता नहीं था कि रॉयल्टी क्या होती थी। मतलब उस समय जब कहा जाता था कि रॉयल्टी अच्छी बात। तो उसके बाद हम जब भिलवाड़ा गए थे ना, तो वहां पे आगे से अलाउंसमेंट, आगे से बोला जाता है कि आगे की जो लाइन है ना, वो टेक्निकल अचीवर के लिए। वो शब्द मन में बहुत चुभा कि टेक्निकल और रॉयल्टी के लिए हम कहाँ हैं। तो दीदी से कहा, दीदी ने बोला यहाँ से प्रण खाओ, प्रण लेके चलो, जो तुम मांगोगे ना वो तुम्हें मिलेगा। तो वहां से कसम खा के आए थे कि रॉयल्टी बन के आऊंगी। पर सौभाग्य उसके बाद जाने का नहीं मिला, क्योंकि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे अभी तक। और तब जब भी जाने का मौका मिलेगा, तो उस माँ, धरती माँ की भूमि ने रॉयल्टी भी बनाई, टेक्निकल भी बनाया। और कसम खा के आई, बहुत सारों ने जैसे अभी भी कसम खाई, तो वो बने हैं। तो कहते हैं जो मांगते हैं ना वो मिलता है। जैसे कि भैया की जुबान में जैसे सरस्वती का वास होता है ना, कि भैया जैसे बोलते हैं ना तुम कर सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान कहते हैं ना तथास्तु, भैया की जुबान पे भी वैसी ही सरस्वती माँ का वास है। तो उसी प्रकार से धरती जो हमारी भिलवाड़ा की धरती है, तो एक माँ, पवित्र माँ की भूमि है। और जैसे खाओ बल अन्न, वैसे भरेगा मन। तो वहां से वही मन भर के आया। तो वहां से आए तो एक बड़ा रिजल्ट निकाल के आया, क्योंकि उसके बाद
उस समय शायद ईगल थे होंगे या ओपनर, जब वहां गए थे तो फर्स्ट टूर हमारा वहां का बना। उसके बाद हमारा गोवा का टूर आया। गोवा का टूर हमें 10,000 भी करनी थी, अपने पास 1 रुपए नहीं थे। हस्बैंड भी देने के लिए तैयार नहीं कि 20,000 तुझे देना, क्योंकि हस्बैंड कमाते थे और घर में खर्च करना था। मुझे ऊपर से भी फोन आ रहे अपलाइन के कि भाई टूर करना है, तो दीदी को फोन किया। दीदी ने एक ऐसी जिंदगी जीना सिखाया कि हर पाँव में, हर पायदान पे दीदी ने मुझे एक ऐसा सपोर्ट किया जिसे मतलब मतलब यहाँ पे मुझे शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं आ रहा कि मैं क्या किस बातों से उस चीज को बयान करूं। तो दीदी से बात की। दीदी ने कहा कि तुझे टूर करना है। मैंने कहा दीदी मुझे टूर करना है, मुझे तो सिस्टम में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करना है। तो दीदी ने कहा कुछ करना है तो ऐसा कर, मैं देती हूँ तुझे पैसे, अगर तुझे कुछ करना है तो पैसे ले अपना टूर कर। मैंने टूर किया। उस दिन के बाद कसम खाई कि जो उस टूर के पैसे आए ना, उसके बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उस समय टूर में ईगल थी। उसके बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। जो दीदी ने दिए, दीदी के पैसे भी मैंने बहुत समय से के बाद लौटाए हैं। यहाँ पे दीदी सबूत है कि मैंने मांगे हैं, बहुत समय बाद लौटाए। इसका कोई गलत अर्थ ना लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, नए लोग, कि यार हमें पैसा नहीं, हम टूर कैसे करें और लोगों से कैसे मांगे, और फिर बहुत सारे होते हैं हम कैसे दे पाए। तो दीदी से मांगे थे, और उसी पैसों को दीदी को, उस पैसे में से दीदी को भी धीरे धीरे देती रही। और जो उसके बाद जो इनकम आई थी, उस इनकम को मैंने हमेशा समेट के रखा है। उस इनकम ने मुझे इतना मोटिवेशन किया, जब भी टूर आते थे ना हम उन्हीं पैसों से कर। वो 20,000 मेरी जिंदगी का आज 1 लाख की इनकम पे ले गए। तो मैं शुक्रिया है परमात्मा का कि मुझे दीदी का साथ हर समय मिला, और जिंदगी जीना भी सिखाया आरसीएम ने, और जिंदगी चलना भी सिखाया। और इस सिस्टम में इतनी बड़ी दीन दी है, हर किसी को एक एनर्जी दे सकता है। तो उस समय टूर किया। उसके बाद इनकम आई थी, खुशी भी हुई कि खाते पे जैसे पैसे आए ना, कभी जिंदगी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी क्या होती है। उस समय ना पैन कार्ड था, बैंक में भी जाना जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हस्बैंड पैसे लाते थे तो हाथ पे देते थे। जो घर से खर्च करना था वो घर से ही जाता था। जैसे पैसे आए ना, वो 3600 रुपये वहीं कट गए, हाथ पे कुछ लगे। फिर दीदी को फोन किया, दीदी ने कहा कि पैन कार्ड। मैंने कहा दीदी पैन कार्ड का क्या करना है, मेरी जिंदगी में पैन कार्ड की कोई महत्व ही नहीं रहा। जब कुछ काम ही नहीं किया तो महत्व ही नहीं रहा ना, जब तक अपना महत्व नहीं था तो पैन कार्ड का महत्व भी क्या होना था। पासबुक भी तब खोली कि बिटिया की वहां पे, पासबुक भी तब खोली कि बिटिया की वहां से सरकार द्वारा कुछ पैसे आने थे, तब पासबुक खोली। जिंदगी पासबुक भी नहीं थी। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, एटीएम है। मैंने कहा दीदी एटीएम भी नहीं, एटीएम चलाना भी नहीं आता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो दीदी ने कहा ठीक है मेरे साथ चल। तो गए, पैन कार्ड बनाया, एटीएम बनाए। उसके बाद तो उसके बाद जब पैन कार्ड बना तो उसके बाद चलते गए चलते गए। और जिंदगी ने ओपनर भी लाया, ईगल भी लाया, रनर भी लाए। और जैसे अपलाइन ने कहा वैसे किया, क्योंकि अपलाइन ने एक ऐसा सपना दिखाया था कि तुम कर सकते हो। मतलब कहते हैं ना, एक माँ बाप का हाथ पीछे से था, चल तो सही, अगर गिरेगी तो मैं पीछे से खींच सकती हूँ तुझे, डर मत, चल तू चल। तो होता है ना जिंदगी में, कभी ऐसा होता है कि ऐसे पड़ाव पे चले जाते हैं कि डर लगता है कि मैं आगे जाऊं पीछे। तो वहां पे हमेशा दीदी को देखा है। और चलते गई रॉयल्टी भी आई। और रॉयल्टी के बाद भैया और उन्होंने सपना दिखाया कि टेक्निकल भी करना है। तो टेक्निकल करना है तो पता नहीं था कि कैसे करना है। और जिंदगी टेक्निकल करते समय जिंदगी ऐसे मोड़ पे चली गई कि जिस मोड़ की कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि 3 महीने टेक्निकल के होते हैं, 3 महीने मेरे जेठ जी की तबीयत खराब हुई। और तबीयत खराब होने के बाद भी यहाँ पे तभी तो कहते हैं कि अपलाइन से हर बात शेयर करो, अपलाइन के टच में रहो। तो यहाँ पे दीदी और भैया और अपनी लाइफ लाइन का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि दीदी और भैया ने ऐसा मजबूत बनाया कि इधर जेठ जी बीमार रहे, उधर मेरा जो फर्स्ट मंथ हुआ वहाँ टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। तो उस समय भी जेठ जी बीमार थे, सेकंड मंथ में भी जेठ जी बीमार थे। जब लास्ट मंथ हुआ आया, और 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होना था, 21 तारीख को जेजी की डेथ हुई। तो जैसे सुबह में यहाँ से घर से निकली, वैसे ही दीदी को फोन किया कि दीदी मेरे घर में मेरी इमरजेंसी आ गई, आगे की कार्यवाही आप संभालो, आप देखो, आपको जो करना आप करो, क्योंकि मेरे घर में इतनी इमरजेंसी आ गई कि मैं घर चली गई। तो उस समय दीदी से बात हुई, भैया से हुई, लाइफ लाइन थी, सबका सपोर्ट रहा। वहां पे टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। और कहते हैं अपलाइन का आशीर्वाद
खाली नहीं जाता है। तो हमेशा भैया जब भी मिलते ना, एक प्यार से हाथ सिर में भी रखते हैं, ऐसा लगता है कि एक मतलब माँ बाप का हाथ सिर पे पड़ गए, तो एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है ना। तो हमें जिस भी व्यक्ति को आशीर्वाद अपलाइन का चाहिए ना, जरूर अपलाइन को समर्पण कीजिए। और हमेशा भैया और दीदी ने सपोर्ट किया, वहां से टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। और खुशी टेक्निकल की भी थी, और घर में गम भी था, क्योंकि एक घर में जवान जेठिए बच्चे अभी छोटे छोटे, उनकी डेथ हो गई। तो माहौल ऐसा बना था कि उस चीज को शेयर भी नहीं कर पाते, कैसे करना था। तो फिर भी हस्बैंड को तो पता था, शेयर तो नहीं, घर में सबको पता था ये काम भी, क्योंकि जब घर पे काम होता था लोग खाना खाने के बाद अंदर जाते थे, मैं बाहर पे अपना बिजनेस देखती थी कि कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। हर किसी की होता है ना कि हाँ भाई क्या, बहुत सारे घर में आते थे लोग, बोलते भी थे कि पागल है अंदर बैठ जा, क्योंकि गांव में डर रहती हर चीज की। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप दरवाजा खुला रखो, मैं 5 मिनट में अंदर आती हूँ। तो 5 मिनट में तब तक दीदी से बात करनी थी कि दीदी आप देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दीदी पूरा कार्रवाई संभालती थी वहां पे। और वहां से टेक्निकल हुआ, और टेक्निकल के बाद पल भी हुआ, स्टार पल भी हुआ। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, और जिंदगी जीना आरसीएम ने सिखाया है। आज तक पहले जिंदगी नहीं सीखी है। लॉकडाउन के बाद की जो जिंदगी थी वो अलग थी, और आज की जिंदगी वो अलग है। क्योंकि लॉकडाउन के पहले हम किसी को 1 रुपए भी दान नहीं कर पाते थे, क्योंकि अपनी इनकम नहीं थी। हमेशा कहते हैं अपनी इनकम होती ना, तब पता चलता है किस प्रकार से किसी को दे पाते। आज खुशी होती है अगर कोई बहन, अपनी बहन हो या कोई भी, अगर कोई किसी की मदद करने के लिए अपने आप को देखते हैं कि मुझे मेरी अपलाइन ने आज हीरा बनाया है। क्योंकि मेरी हिम्मत थोड़ी नहीं थी, उसे चमकने में अपलाइन का हाथ था। उस अपलाइन का जिन्होंने घिसा पिटा है, और उस अपलाइन ने जिन्होंने एक मूर्ति का आकार दिया है, और मूर्ति का आकार देने के बाद यहाँ पे इस लायक बनाया है। क्योंकि हमारी अहमत थोड़ी नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और हमारी अहमत थोड़ी नहीं थी कि हमें 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए इनकम मिलेगी। ये सब हमारी अपलाइन का दीन है। उनका, उनकी जो बातें, उनकी जो वाणी है, जो हमें उनकी वाणी और उनके जो आशीर्वाद से हमें जो एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार से हम उस आशीर्वाद को आगे ले। कभी भी अपलाइन कुछ कहती है तो बुरा ना माने, क्योंकि उनकी बातें में कई चीज का राज छुपा होता है। अगर जिस दिन हम बुरा मानेंगे ना, उस दिन सोचना कि हमारा पायादान नीचे चले गया। अगर हमने उस चीज को समझा और समझने का प्रयास किया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, एक पहचान बनाते हैं, अपनी एक कला बनाते हैं। और पहचान बना अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं। उसके बाद आज की जिंदगी जो भी चीज चाहिए ना, कभी ऐसा नहीं सोचा कितने की है, बस देखना ही, पसंद आई है तो लेनी है। वो 3 दिन में ले, 2 दिन में ले, वो पसंद आनी चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए। और हर महिलाओं को कह सकती है कि आपको भी ये जिंदगी मिल सकती है। और आज के अभी तो सपने बड़े बड़े हैं, अभी तो सपने शुरू हुए हैं। और कहानी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, कहानी भी लॉकडाउन से शुरू है। पर जीने का, जिंदगी का तरीका अलग सिखाया है। और इस सिस्टम ने आज, आज जितना भी घर में आता है ना, पहले आरसीएम में चेक करते हैं कि ये कपड़े कहाँ से हैं, कपड़े क्या हैं, मतलब सिर से पांव तक जो चीज आरसीएम में मिलती उसी को लाते। अगर आरसीएम में नहीं, उसे लेने में हम 10 बार सोचते कि लेना कि नहीं लेना। कभी तो मन करता छोड़ ही देते। अगर घर पे तेल भी नहीं है ना, तो ऐसा मतलब सोचते हैं कि कब दुकान जाए। बाहर का खाने में ऐसे लगता है कि जहर खा रहे हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है। क्योंकि सिस्टम ने इतना मजबूत बनाया है कि किसी चीज की जरूरत भी पड़े तो सिस्टम दे सकता है। कहते हैं कि बोल मेरे आका आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आका हमारे बीसी सर है, तो हमारी अफलाइन है। आप एक बार प्रयास तो करो हाथ पे रख के कि क्या चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा तब जब इच्छुक आपकी होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस समुद्र में जाना है। वो सारे कहेंगे ना, मैं समुद्र में कूदना चाहती हूँ, चाहती हूँ मैं, और करने में अंतर है। चाहती हूँ मैं नहीं जाना है, हमें करना है। अगर जब तक हम करेंगे नहीं है ना, तो शुरुआत में मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत के साथ कामयाबी मिलती है। और उस समय, जिस समय बिटिया, उस समय जेजी भी डेथ हुई थी, और मेरी बिटिया भी उसी समय भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि 12 साल की मेरी बिटिया बड़ी वाली है, तो अभी 1 साल की छोटी वाली नहीं हूँ। तो छोटी बिटिया के साथ भी सिस्टम को करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई बार जैसे मीटिंग देती हूँ तो बिटिया रोती तो गोदी पे निकाली रहती, क्योंकि इस सिस्टम की देन है कि घर बैठे कर सकती। अगर मैं कहीं बाहर जॉब भी होती तो बिटिया थोड़ी नहीं ले जानी पड़ती, उसे घर में किसी के पास छोड़ना पड़ता था। पर आज सौभाग्य है, इस सिस्टम की देन है, मैं घर से काम करती हूँ।
और जो भी ऑफलाइन कहते हैं जरूर उस चीज को मनन करते हैं। उस चीज को अगर मेरे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा फोन करती हूँ कि दीदी मेरे समझ में नहीं आया, आप जरूर बताएं। क्योंकि कह होता है कभी हम सोचते सोचते भूल जाते हैं, तो कही चीज पर दीदी ने छोटी से छोटी चीज, बड़ी चीज मुझे सिखाई है। फोन चलाना सिखाया है, जिंदगी जीना सिखाया है, हर चीज मुझे आगे मिली है। और हमेशा दीदी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा, क्योंकि और हमेशा इसी प्रकार से भैया और दीदी का आशीर्वाद हमेशा चाहिए पूरी टाइगर टीम पर। अकेले मैं अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगूंगी, मेरे साथ मेरी पूरी टाइगर टीम है, लाइफ लाइन है। सबको भैया का आशीर्वाद चाहिए, हर साथी वहां तक जा सकता है जहां तक आपके सपने। और भैया हमेशा कहते हैं कि अपने सपने, मैंने एक फोटो अपनी, मतलब एक सपनों की घर की फोटो अपनी फोन पे रखी है, मैंने भैया को भी बताई कि मैंने कहा भैया ये सपनों का घर है। जब मैं घर में बताती हूँ तो अब वो बोलते हाँ ठीक है देख तो सही। मैंने कहा जब देखूंगी तभी तो पूरे होंगे, जब देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, जब देखेंगे नहीं, जिसने देखना शुरू नहीं किया उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो अपनी जिंदगी जो पुरानी जिंदगी जी रहे उसी में चलेंगे। तो अपनी जिंदगी एक सपना देखो। और भैया हमेशा कहते हैं सपने खुली आंख करके देखो, बंद आंख करके नहीं। क्योंकि खुली आंख करके सपने पूरे होते हैं, बंद आंख करके सपने रात को देखो तो सुबह भूल जाते हैं। और एक कहानी मुझे भैया की हमेशा याद रहती है, और थोड़ी कहानी अपनी बताओ, एक कहानी बोलूंगी उसके बाद दीदी को इनवाइट करती हूँ। एक कहानी है मूर्तिकार की, और मूर्ति बनाते थे। भैया की फेवरेट कहानी है मुझे, भैया की जब भी मैं, मतलब दिन जब भी होता है मन में कुछ होता है तो इस कहानी को मैं मनन करती हूँ। तो भैया हमेशा कहते थे कि एक मूर्तिकार है, और हमेशा उसके बेटा और वो मूर्तिकार हमेशा मूर्ति बनाता था। और मूर्ति बनाने के बाद उसकी मूर्ति बहुत अच्छी दिखती थी। जब मूर्तियां अच्छी बिकती थी तो उसके पापा उसके साथ, बेटे के साथ काम कर, दोनों बेटा और पापा काम करते थे। और बेटा, पापा उसे हमेशा डांटते थे कि तूने यहाँ पे गलत कर दिया, तू इसको ऐसा कर वैसा कर। उसे एक दिन बुरा लगा, उसने अपने पापा को कहा कि पापा अब मुझे रोकना टोकना बंद कीजिए, और आप रोकेंगे टोकेंगे उतनी बार मुझे बुरा लगता है। तो पापा को शायद एक दिन मन में नहीं आएगा, ठीक है। तो पापा ने अपना रोकना टोकना बंद किया, और बच्चा अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते कुछ समय बाद जितना भी सीखा हुआ था, जितनी भी कला थी, वो कला अंधकार में चली गई। उसकी मूर्ति बिकनी बंद हो गई। और जब मूर्ति बिकनी बंद हो गई तो उससे एहसास हुआ कि पापा के पास गए, कहा पापा मेरी मूर्तियां नहीं बिक रही। तो पापा ने कहा क्यों नहीं बिक रही है, कमी कहाँ रह गई बेटा। तो बोला पापा जब से आप गए हैं तब से मूर्तियां नहीं बिकती है। तो पापा ने उसके बाद कहा कि बेटा जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें रोके टोके। क्योंकि पापा उसका एक ऐसा सलाहकार था कि हमेशा रोकता था, यहाँ पे गलत हो गए, तो जो चीज गलत होती थी ना उसको वो सही दिशा में ले जाते थे। तो जब उसके पापा ने उसे रोकना टोकना फिर शुरू किया तो फिर से उनकी मूर्ति उसी प्रकार से बिकनी शुरू हुई। उसी प्रकार से हमारी अपलाइन है, जहाँ पर हम गलत चलते हैं ना, रोकते टोकते हैं, बुरा ना मानना। क्योंकि बुरा मानेंगे ना, खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। और अगर हम उस चीज को उस मूर्तिकार के जैसे फिर बाद में जैसे उसने अपनाए उसी प्रकार से हम अपनाते रहेंगे कि हाँ यार मैं यहाँ पे गलत हूँ, अपनी सुधार करूंगी, कहीं यहाँ पे कमी कहाँ पर है। तो अगर हम उसी समय अपलाइन को जवाब देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, आपने मुझे गलत बता दिया, तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इस कहानी से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा अपलाइन के सानिध्य में रहे, और अपलाइन से जो भी बातें मिलती है सीखने को प्रयास करें। जब सीखेंगे जहां तक आपकी अपलाइन गई है वहां तक आपको जरूर ले जाएगी। क्योंकि अपलाइन यहाँ से बिना सीखे पढ़े नहीं गई है, कोई भी उड़कर नहीं जाता है। हर किसी ने जीरो से हीरो तक शुरुआत की है, हर किसी ने एक सीढ़ी चढ़ी है, उस सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आई, ऐसा नहीं एक सीढ़ी के बाद 12वीं सीढ़ी पे पहुंचे। तो शुक्रिया परमात्मा का, और सौभाग्यशाली समझ अपने आप को, भैया और दीदी की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। और हमेशा परमात्मा से यही दुआ करूंगी कि आज मेरे घर में जितनी भी इनकम आई है दीदी के आशीर्वाद से है, और दीदी का आशीर्वाद पूरी टाइगर टीम पर बना रहे। हर महिलाओं को अधिकार है कि अपने सपने देखें, और जितनी भी महिला यहाँ पे आती है ना, सब सपना बना सकते हैं। आज जो भी बिगिनर है वो भी यहाँ तक आ सकती है, उसकी कहानी भी बन सकती है। हर कोई कहानी लेकर आ सकता है, कहानी उसी की बनेगी जो सिस्टम में टिका रहेगा और बना रहेगा। ऐसा नहीं कि दो एक साल में आयो भाग गए। भैया हमेशा कहते हैं कि 5 साल दीजिए, 5 साल में आप अपने सपने इतना पूरा करेंगे किसी के सामने हाथ फैलाने लायक नहीं होंगे। तो आज खुशी होती है कि आज कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं।
तो जहां पर भी हेल्प मिलती है तो अपने आप को मजबूत पाते हैं, अपने आप को आगे खड़े पाते हैं कि मैं भी कर सकती हूँ, करो तो सही। तो सौभाग्य है, और प्रणाम करूंगी पुनः दीदी और भैया को। थैंक यू दीदी, आपने इस लायक बनाया। थैंक यू भैया, आपने इस लायक बनाया कि हम आज अपने अपने पाँव पे खड़े हैं, और आज इस प्रकार से अपनी कहानी लोगों के बात बोल सकते हैं, क्योंकि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर अपनी बातें घर में कहेंगे ना, लोग